Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम इसका 16th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम मसल डिसऑर्डर्स को जो है वो कवर करेंगे। बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि इस चैप्टर के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स का मुतालिया करेंगे। जो सबसे पहला है वो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और जो दूसरा ऑर्गन सिस्टम है वो है ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। बच्चों, सबसे पहले हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को डिटेल से देखा, उसके बाद हमने उसके एंड पे डिसऑर्डर्स को स्टडी किया। बच्चों, इसी तरह अब हमने ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम को तफसील से जो है वो कवर कर लिया है। अब आखिर में जो है वो हम इसके कुछ डिसऑर्डर्स जो है इनको देखेंगे, उसके बाद जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों, अब डिसऑर्डर्स जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खराबियां। डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? खराबियां होता है। हमने इससे पिछले चैप्टर्स के अंदर भी लास्ट पे डिसऑर्डर्स को जो है वो कवर किया था। तो बच्चों, इसी तरह हम यहाँ पर भी डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो मसल डिसऑर्डर्स को देखेंगे कि ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के अंदर जो है वो कौन कौन सी खराबियां जो है वो आ सकती हैं। बच्चों, वैसे तो अगर आप मसल डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये बहुत सारे मसल डिसऑर्डर्स हैं जो कि हो सकते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर जो है वो तीन इंपॉर्टेंट मसल डिसऑर्डर्स जो है इनको एक्सप्लेन किया गया है। वो तीन स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? मसल फैटीग, मसल क्रैम्प्स और एक है टेटनी। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग आर सम कॉमन मसल डिसऑर्डर्स। ये जो आपको दिए गए हैं तीन, ये अहम जो है ये इंपॉर्टेंट भी हैं और ज्यादा आम भी हैं मसल डिसऑर्डर्स, जिसमें सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? मसल फैटीग को। उसके बाद हम मसल क्रैम्प्स को डिस्कस करेंगे और इन द एंड जो है वो हम स्टूडेंट्स टेटनी को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम एक एक करके जो है इनकी तफसील देखते हैं। सबसे पहले मसल फैटीग जो है इसको देखें। मुझे जो फटीग लफ्ज है ना, ये आपने जो है वो अपनी इंग्लिश के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया होगा। फटीग का मतलब क्या होता है? फटीग का मतलब होता है स्टूडेंट्स थकावट। ठीक है, फटीग किसे कहते हैं? थकावट को कहते हैं। मैं आपको इसको बहुत ही आसान जो है तरीके से समझाता हूँ। बच्चों, फर्ज करें कि आपके जो पेरेंट्स जो हैं वो आपको कहते हैं कि बेटे फलां काम जो है वो आप कर लें। तो आप आगे से कहते हैं कि ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो हूँ वो क्या हुआ हूँ? थका हुआ हूँ। ठीक है, मैं थका हुआ, इसी वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। अब जो थके होने से क्या मुराद है? ठीक है, आप वो काम क्यों नहीं कर सकते? जाहिर सी बात है, आप थके क्यों हैं? क्योंकि आपने उससे पहले काफी देर तक कोई जो है वो ठीक है मुश्किल काम किया होगा, कोई हैवी काम जो है वो आपने उससे पहले किया होगा, इसी वजह से आप थक गए हैं। ऐसे ही है ना। और थकने से मुराद क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो अब उस काम को करने की एनर्जी, उस काम को करने की ताकत, उस काम को करने की सकत जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप तब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अब जो है मैं थक गया हूँ। ठीक है, तो थकावट बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कब होती है? जब आपने जो है वो पहले कोई मुश्किल और सख्त काम किया हो। एक दूसरा, थकावट के नतीजे में होता क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, किसी भी काम को करने की। अब बच्चों, यहाँ पे हम मसल फटीग मतलब मसल की थकावट जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो मसल फटीग से क्या मुराद है? मसल फटीग से मुराद ये है कि मसल की कारकर्दगी जो है बच्चों, उसके काम के अंदर जो है वो कमी आ जाना। क्यों? क्योंकि मसल से आप पहले तवील अरसे तक बहुत सख्त काम ले लें, उसके बाद उससे इतना काम ले लें कि मसल के अंदर जो है वो मजीद काम करने की एनर्जी जो है वो मौजूद ही ना हो, तो बच्चों फिर जो है वो मसल थक जाता है। इसको मसल फैटीग कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो है वो आसान तरीके से समझाया है। बच्चों, आए हम इसकी बाकायदा डेफिनेशन देखते हैं। वो जो डेफिनेशन देखिए हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है, मसल फैटीग, मसल की जो थकान है, मसल की जो थकावट है, इससे क्या मुराद है? मींस अ डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है कमी आना। ठीक है, डिक्लाइन एक कमी आती है कि इसमें इन मसल परफॉर्मेंस, मसल की कारकर्दगी में, मसल के काम करने में। डेट अकर्स, जो कि कब आती है? आफ्टर, बाद में, प्रोलोंग्ड, तवील और इंटेंस या शदीद फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी आपने जिस्मानी सरगर्मी जो है वो की है अपनी बॉडी के जरिए, कोई भी आपने एक्टिविटी की है, फर्ज करें आपने रनिंग की है, आपने एक्सरसाइज की है, आपने कोई बहुत वजनी चीज जो है वो उठा ली है। ठीक है, तो तवील अरसे तक और शिद्दत से आपने कोई जिस्मानी सरगर्मी की है, तो उसके बाद मसल की कारकर्दगी के अंदर कमी आना। ठीक है, तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? मसल फटीग कहते हैं। इसके अलावा मसल फटीग जो है बच्चों वो बीमारियों के नतीजा में भी हो सकती है। ठीक है, कुछ बीमारियां हैं जिसके नतीजा में जो मसल है, मसल जो है वो फटीग हो जाता है, मसल के अंदर जो है वो एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मसल जो है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म सही तरह से जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मसल फटीग की आपको डेफिनेशन याद हो गई है। क्या है बच्चों? मैंने आपको देखिए आसान तरीके से समझा दिया है कि मसल से आप प्रोलोंग, तवील अरसे तक और इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के बाद
ठीक है, मसल की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर डिक्लाइन आना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मसल फटीग कहते हैं। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि ये जो मसल फटीग है ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। अब बच्चों आपको पता कैसे चलता है कि आपका जो मसल है उसके अंदर फटीग हो गई है, ठीक है, अब उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें, इट सिम्टम्स इंक्लूड, इसकी अलामात में शामिल है पेन, पेन कहते हैं दर्द को। जब आपका मसल फटीग हो जाएगा, थक जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है वो पेन करना स्टार्ट कर देगा, वहां पे आपको पेन होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्टूडेंट्स मसल की जो ताकत होती है आपकी। फर्ज करें बच्चों, मैं आपको एक मसल स्ट्रेंथ को एक आसान जुबान में जो है वो बताता हूँ। बच्चों फर्ज करें कि जो स्टूडेंट है वो 4 किलोमीटर तक रनिंग करता है, फिर भी उसको जो है वो सांस नहीं चढ़ता। लेकिन एक बच्चा जो है वो 1 किलोमीटर तक भागता है, उसको बहुत जो है वो बुरा सांस चढ़ जाता है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जो कि 1 किलोमीटर के बाद ही थक गया, उसकी मसल स्ट्रेंथ जो है वो कम है। जबकि वो बच्चा जो कि 4 किलोमीटर तक भागा फिर भी उसको सांस नहीं चढ़ा, तो उसकी मसल स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, ज्यादा है। अब बच्चों, अब डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ यहाँ से क्या मुराद है कि आप मसल से जितना काम ले सकते हैं आप उससे उतना भी नहीं ले सकते फिर, ठीक है। मसल फटीग के नतीजा में फर्ज करें कि मैं जो हूँ वो इस हाथ से जो है वो 10 किलो वजन जो है वो उठा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे मसल्स जो हैं ये फटीग हो जाएंगे, ठीक है, इनकी कारकर्दगी जो है वो में कमी आ जाएगी, और ये कमी क्यों आएगी इसको भी हम आगे देखेंगे। तो बच्चों मैं इससे जो है वो 10 किलो वजन नहीं उठा सकता, ठीक है, इस मसल स्ट्रेंथ की जो है पावर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो सकता है कि 1 किलो वजन जो है मैं उठा लूँ, 2 किलो उठाने लगूँ तो जो है वो शदीद पेन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके मसल स्ट्रेंथ से क्या मुराद है, जो मसल की ताकत है वो कम हो जाती है। और आखिर में देखें बच्चों, रिड्यूस्ड इंड्योरेंस, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। इंड्योरेंस देखें बच्चों, इंड्योरेंस का जो मतलब है ना, मैंने आप लोगों के लिए जो है वो लिखा हुआ है मुझे पता है कि आप लोगों के लिए नया लफ्ज है बच्चों। इंड्योरेंस का जो लफ्जी मतलब होता है ना, वो होता है बर्दाश्त करने की सलाहियत। इंड्योरेंस किसे कहते हैं, बर्दाश्त करने की सलाहियत को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, लंबे वक्त तक काम करने की ताकत, ठीक है। इंड्योरेंस का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि लंबे वक्त तक काम करने की ताकत, लेकिन जो इसका इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मतलब होता है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत होता है। अब रिड्यूस्ड इंड्योरेंस से क्या मुराद है बच्चों, जो मसल की देर तक काम करने की जो ताकत है, जो सलाहियत है, उसमें भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो तीन सिम्टम्स हैं, पेन है, रिड्यूस्ड मसल स्ट्रेंथ है, उसके बाद रिड्यूस्ड इंड्योरेंस है, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। अब बच्चों ये जो मसल्स हैं, देखिए आपको जो रेड कलर का नजर आ रहा है, ठीक है, मसल फैटिग को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट कॉजेज मसल फैटिग, वो कौन सी चीज है जो कि मसल फैटिग करवाती है। तो स्टूडेंट्स आए हम इन फैक्टर्स का मुताला करते हैं जो कि मसल फैटिग का जो है वो सबब बनते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी बुक के अंदर जो है वो 4 फैक्टर्स का जिक्र है जो कि मसल फैटिग जो है वो करवा सकते हैं। आए स्टूडेंट्स हम उनको एक एक करके जो है वो तफसील से देखते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू मसल फटीग, बच्चों दरअसल जो अवामिल हैं ये मसल फटीग, मसल की थकावट का सबब बनते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है वो है डिप्लीशन ऑफ एटीपी, एटीपी की कमी। बच्चों एटीपी क्या है, एटीपी जो है ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। मैं आप लोगों को बच्चों इस स्लाइड से जो है वो समझाता हूँ। बच्चों एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, इसको हमने बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में तफसील से देखा था, इसके स्ट्रक्चर को देखा था, इससे एनर्जी कैसे निकलती है इसको भी देखा था। अब बच्चों बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में हमने इक्वेशन पढ़ी थी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, जिसमें ग्लूकोज जो है बच्चों वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ उससे बच्चों क्या बनती है, एटीपी की शक्ल के अंदर एनर्जी बनती है। जब एक ग्लूकोज बच्चों ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इससे बच्चों कुल 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने फिगर याद रखना है, कुल 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब बच्चों होता ये है कि जब हम ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, हम अपने मसल से जो है वो जरूरत से ज्यादा काम लेना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है, हमारे मसल्स को जाहिर सी बात है एटीपी चाहिए। अब एटीपी क्यों चाहिए, ये हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर पढ़ा है, ठीक है। जो थिक और थिन फिलामेंट्स है ना, ठीक है, उनको आपस में जोड़ने के लिए, जब थिक और थिन फिलामेंट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। थिक फिलामेंट के अंदर मायोसिन के हेड्स और थिन फिलामेंट्स के अंदर एक्टिन की बाइंडिंग साइड्स, ठीक है। मायोसिन के हेड और एक्टिन के बाइंडिंग साइड्स जब आपस में मिलते हैं तो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। अब क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन के लिए बच्चों एटीपी चाहिए होता है, और इसको तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ऐसे ही है ना। मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा बच्चों, जब क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे, ठीक है। अब क्रॉस ब्रिजेस बनने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें एटीपी चाहिए। और एटीपी कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, एटीपी आएगा जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो तोड़ा जाएगा। तो जब एक ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ेंगे तो इससे 36 एटीपी बनेंगे, ऐसे ही है। अब बच्चों जब हम ज्यादा सख्त काम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर एटीपी की डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब इस एटीपी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो होता क्या है, जैसे हम थोड़ा सा काम करते हैं हमें सांस चढ़ जाता है, ठीक है, हम तेजी तेजी से जो है वो सांस लेना शुरू कर देते हैं। क्यों, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो
है वो मसल्स को दें और इसके रिएक्शन के नतीजे में जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको बॉडी से बाहर निकालें। लेकिन बच्चों समटाइम्स क्या होता है कि फिर भी ये जो ऑक्सीजन की डिमांड है ये पूरी नहीं होती, तो फिर बच्चों हमारी बॉडी ने एनर्जी तो चाहिए, एटीपी तो चाहिए, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप को एरोबिक से शिफ्ट कर लेती है एनारोबिक की तरफ। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों क्या होता है, हमारी बॉडी ग्लूकोज को सबसे पहले पायरुविक एसिड में तोड़ती है, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, हमने बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में कवर कर लिया। उसके बाद जो पायरुविक एसिड्स हैं इनको फर्दर जो है वो लैक्टिक एसिड के अंदर ब्रेक किया जाता है। किसके अंदर ब्रेक किया जाता है स्टूडेंट्स? लैक्टिक एसिड के अंदर ब्रेक किया जाता है। ठीक है, अब जो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ये हम जो है वो बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में तफसील से देख चुके हैं। अब जो यहाँ पे जब एक ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में लैक्टिक एसिड बनाता है तो यहाँ पे 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो बच्चों ये वाली एटीपी जो है वो फिर आपके मसल्स जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों जब ये वाली एटीपी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो काम तो कर लेते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी की एनर्जी की डिमांड जो है वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन मसला ये होता है कि वहां पे लैक्टिक एसिड जो है इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड जो है ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अब आपको पता है कि जो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, एसिड्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं। तो बच्चों जब ये लैक्टिक एसिड जो है ये अपने हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा तो ये लैक्टेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? लैक्टेट आयन के अंदर। और वो जो हाइड्रोजन आयंस है ना बच्चों, वो भी तादाद में ज्यादा होते जाएंगे, ऐसे ही। और आपको पता है कि जहां पर हाइड्रोजन आयंस की तादाद जो है वो ज्यादा होती है, वहां पे बच्चों पीएच क्या हो जाएगी? पीएच जो है वो कम हो जाएगी। पीएच क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मसल्स का जो एनवायरनमेंट है बच्चों वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जितने भी इंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं उन तमाम को काम करने के लिए बच्चों बाकायदा जो है वो क्या चाहिए? एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए। जब उनको वो ऑप्टिमम पीएच नहीं मिलेगी तो वो काम करना जो है वो क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और मसल फटीग हो जाएगी। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को जो है वो हमने यहाँ पे देखना है। देखिए डिप्लीशन ऑफ एटीपी, एटीपी की कमी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो एटीपी का इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब एटीपी का इस्तेमाल क्यों करते हैं मैंने आपको बताया, थिक फिलामेंट्स के अंदर मायोसिन के जो हेड्स होते हैं जब वो थिन फिलामेंट्स में मौजूद एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स के साथ मिलते हैं और क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं तो इसके लिए एटीपी चाहिए होता है। ठीक है, अब बच्चों इन क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। ठीक है, तो एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब एटीपी की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, बच्चों एटीपी की सप्लाई कम कैसे होती है मैंने आपको बताया कि एटीपी की सप्लाई होती कैसे है और फिर इसके अंदर कमी कैसे आती है जब हम ज्यादा काम करते हैं। तो बच्चों जब एटीपी की सप्लाई कम हो जाती है तो मसल इज नो लॉन्गर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे मसल जो हैं वो फिर मजीद कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत जो है वो नहीं रखते। ठीक है, तो आपने इस बात को जो है वो ध्यान में रखना है। बच्चों मेटाबॉलिक वेस्ट देखें, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? मतलब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उन तमाम को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब जो उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजा में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। जैसे अगर आप जो है वो इस रिएक्शन के अंदर देखें तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, वाटर जो है ये क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, इसी तरह हर रिएक्शन के अंदर बच्चों कुछ वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं जिनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें वो कहते हैं एज मसल्स वर्क, जैसे मसल्स काम करते हैं दे प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वेस्ट। जाहिर सी बात है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजा में जो है वो वेस्ट मटेरियल्स जो बनते हैं उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। बच्चों यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट लिखे हुए लैक्टेट और हाइड्रोजन आयंस। बच्चों मैंने आपको बता दिया कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसको आप लैक्टिक एसिड कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल्स के अंदर हो रही होती है इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो लैक्टिक एसिड जो है वो फौरन से हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इससे हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और साथ बच्चों यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस के नतीजा में रिएक्टिव ऑक्सीजन बनती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन से क्या मुराद है बच्चों? यहाँ पे देखें O2 माइनस, इसे सुपर ऑक्साइड कहते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से बच्चों ये मसल सेल जो है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इन ये मेटाबॉलिक वेस्ट है लैक्टेट हाइड्रोजन आयन हो गया रिएक्टिव ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब ये बच्चों जब ये क्या करते हैं ज्यादा मिकदार के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो मसल की जो फंक्शनिंग है वो मुतासिर होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने से क्या होगा? मसल की पीएच कम हो जाएगी। जब मसल की पीएच जो है वो स्टूडेंट्स कम होगी तो फिर क्या होगा? इंजाइम्स जो है वहां पर नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दीज वेस्ट जो है बच्चों इनके नतीजा में जो मसल है बच्चों वो उसके अंदर जो है वो फैटीग हो जाती है, मसल के अंदर दर्द पेन होना शुरू हो जाती है और मसल जो है वो जैसे उसका नॉर्मल फंक्शनिंग है वो परफॉर्म नहीं कर पाता।
बच्चों यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों के लिए जो है वो एक और स्लाइड जो है वो शो की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, ये आपको एटीपी नजर आ रही है, हमारी बॉडी के अंदर एटीपी जो है वो देखें कम हो गई है। अब जब एटीपी कम हुई है तो यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहे हैं ये बच्चों एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स हैं, और ये बच्चों क्या है, ये मायोसिन के हेड्स हैं। अब एक्टिन की बाइंडिंग साइट और मायोसिन के हेड को बच्चों आपस में मिलाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होता है बच्चों, एटीपी चाहिए होता है। और बच्चों इनको तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एटीपी नहीं है तो होगा क्या कि ये दोनों जो है वो डिटैच भी नहीं हो पाएंगे, अलग भी नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही। बच्चों जब ये अलग नहीं हो पाएंगे तो मसल जो है वो आगे फिर मजीद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखें, जब कांट डिटैच, जब ये अलग नहीं हो पाते तो क्या होते हैं बच्चों, फटीग हो जाती है, इससे थकावट हो जाती है, ठीक है। बच्चों इसी तरह यहाँ पे देखें, मेटाबॉलिक वेस्ट की जब एक्यूमुलेशन होती है, लैक्टेट हो गया, हाइड्रोजन आयंस जो है बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों, सेल की एसिडिटी जो है उसको ज्यादा कर देते हैं, पीएच जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो सही तरह से काम नहीं कर पाते। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें, जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, बच्चों ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है ना उसको आरओएस कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, बच्चों ये मायोसिन प्रोटीन को, मसल की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कैल्शियम पंप। बच्चों इसका जिक्र मैं आपको नीचे जो है बताता हूँ। बच्चों ये तीसरा फैक्टर है मसल फैटिग के अंदर, जो तीसरा फैक्टर है वो है कैल्शियम आयन हैंडलिंग। बच्चों होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो कैल्शियम आयंस हैं इनको बाकायदा सही तरह से जैसे हैंडल किया जाना चाहिए, हमारी बॉडी से जो है वो ये हैंडल नहीं होते। अब बच्चों हैंडल क्यों नहीं होते, आपने इस चीज को ध्यान से समझना है। बच्चों मैं आपको इस स्लाइड से दिखाता हूँ। मुझे होता यह है कि जैसे ही दिमाग से मोटर न्यूरॉन के जरिए, मोटर न्यूरॉन से पैगाम आता है, आपको पता है मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो बताया था बच्चों। अब मोटर न्यूरॉन से जैसे ही दिमाग तक पैगाम, मोटर न्यूरॉन से जैसे ही दिमाग से जो है वो मसल तक पैगाम आता है, तो वो पैगाम आता है सार्कोलीमा के पास, सार्कोलीमा से जाता है टी ट्यूब्यूल में, टी ट्यूब्यूल से बच्चों वो पैगाम आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही बच्चों वो पैगाम आता है ना, तो यहाँ पे गेट्स ओपन होती हैं, कैल्शियम गेट्स, और कैल्शियम जो है वो बाहर आ जाती है। अब जो जैसे ही कैल्शियम जो है वो बाहर आती है तो ये कैल्शियम क्या करती है स्टूडेंट्स, ये जो कैल्शियम है ये यहाँ पर जो ट्रोपोनिन है उसको डिस्प्लेस करती है। जब ट्रोपोनिन डिस्प्लेस होगा तो एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी, मायोसिन के हेड उनके साथ अटैच करेंगे और मसल जो है वो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब बच्चों होता यह है कि जैसे ही वो नर्व इंपल्स जो है वो चली जाती है तो यहाँ पर बच्चों एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आए हैं ना, उन कैल्शियम आयंस को एटीपी का इस्तेमाल करके दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजा जाता है ताकि दोबारा से उनको रिलीज करवाया जा सके, ठीक है। अब बच्चों ये जो प्रोटीन है ना, ठीक है, ये जो प्रोटीन आपको नजर आ रही है ये वो प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन को यहाँ पे देखें, सरका पंप लिखा हुआ है बच्चों। अब ये जो प्रोटीन है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होती है, जिसने कैल्शियम को पंप करना है, ये एटीपी का इस्तेमाल करती है और बच्चों यहाँ से जो कैल्शियम है उसको दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डालना शुरू कर देती है, ठीक है। और दोबारा से कैल्शियम इसके अंदर स्टोर हो जाता है ताकि अगली मरतबा जब पैगाम आए तो वो कैल्शियम को रिलीज कर सके। अब होता ही है स्टूडेंट्स, जब हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की कमी हो जाती है तो वो जो कैल्शियम है वो बाहर तो आ जाता है लेकिन अंदर नहीं जा पाता, ठीक है, दोबारा से अंदर नहीं जा पाता। अब बच्चों इसके लिए हमारी बुक के अंदर जो है वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, कि हमारी बॉडी जो है वो इफेक्टिवली कैल्शियम आयंस को जो है वो हैंडल करने की सलाहियत नहीं रखती। अब बच्चों जब कैल्शियम जो है वो अंदर नहीं जा पाता तो एक तो बच्चों मसल जो है वो एक तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर रहेंगे, जाहिर सी बात है, जब तक कैल्शियम वहां पर मौजूद है तो वो ट्रोपोनिन को डिस्प्लेस करके रखेगा, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर रहेंगे और बच्चों जो अगला कॉन्ट्रैक्शन है वो भी स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मसल फाइबर्स आर रिपीटेडली एक्टिवेटेड, जब मसल फाइबर्स को बच्चों क्या किया जाता है, बार बार एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है, तो दे आर नॉट एबल, बच्चों बार बार एक्टिवेट करने से क्या मुराद है, मसल फाइबर से बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सख्त काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एटीपी की कमी हो जाएगी। बच्चों जब एटीपी की कमी हो जाएगी तो फिर वो जो सरका पंप है जिन्होंने कैल्शियम को पंप करना है बच्चों, वो भी जो है वो कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं भेज पाएंगे। तो होगा क्या, आपकी बॉडी जो है वो कैल्शियम आयंस को मौसर तौर पर हैंडल नहीं कर सकती, जिसकी नतीजा में जो मसल का काम करना है वो क्या होता है, वो मुतासिर होता है, वो खराब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से समझना है। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे यही लिखा हुआ है, जब कैल्शियम पंप, जिसको हम सरका का यहाँ पे नाम दे रहे हैं बच्चों, जब एटीपी नहीं होगी तो पंप जो है वो कैल्शियम को दोबारा से अंदर भेजने के काबिल नहीं होगा और बच्चों इन सब के नतीजा में क्या होगा, इन सब का जो आखिरी नतीजा होगा वो होगा मसल फटीग। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद बच्चों जो हमारा लास्ट फैक्टर है वो है माइक्रो डैमेज टू मायोफाइबर्स। बच्चों मायोफाइबर्स जो है मसल फाइबर्स को कहते हैं। होता ही है बच्चों, हमारी जब हम मसल से जो है वो बहुत ज्यादा काम लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो हमारे मसल्स हैं उनके अंदर कुछ जो सेल्स हैं जिनको हम मसल फाइबर्स या मायोफाइबर्स कहते हैं बच्चों, वो जो है वो कुछ हद तक डैमेज हो जाते हैं, कुछ हद तक जो है वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों उनको रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है,
उस खास जगह पे जहाँ पे वो खराब हुए हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन करवा देती है। क्या करवा देती है स्टूडेंट्स? इन्फ्लेमेशन करवा देती है। अब इन्फ्लेमेशन आपको पता है, मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के अंदर बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे देखें बच्चे, ये मसल है, ये नॉर्मल मसल टिश्यू है, और यहाँ पे अगर कुछ मसल फाइबर्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, ठीक है, तो ये आपको नजर आ रही है डैमेज मसल टिश्यू है। तो बच्चों डैमेज मसल टिश्यू को रिपेयर करने के लिए बॉडी वहां पे इन्फ्लेमेशन करवाती है। इन्फ्लेमेशन में बच्चों क्या होता है, जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे आपको पेन होना शुरू हो जाती है। उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो बाकी एरिया से ज्यादा हो जाता है। उस एरिया के अंदर ब्लड की सप्लाई ज्यादा होने की वजह से वहां पे रेडनेस मिलती है। वहां पे बच्चों सेल से फ्लूइड जो है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग मिलती है। और जिस हिस्से में जो है वो बच्चों इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है, पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो ये चीजें अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होंगी। यहाँ पे देखें प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग का मतलब होता है तवील, और इंटेंस या शदीद एक्सरसाइज जो है कैन काज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डैमेज टू मसल फाइबर्स। बच्चों जब आप वर्जिश जो है वो तवील और शदीद वर्जिश करते हैं तो उससे क्या होता है, जो मसल फाइबर्स हैं उनको कुछ हद तक जो है वो डैमेज हो जाता है, कुछ हद तक वो खराब हो जाते हैं, जिसके नतीजा में क्या होता है बच्चों, इन्फ्लेमेशन होती है। अब इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया ना, पेन है, रेडनेस है, हीट है, स्वेलिंग है, लॉस ऑफ फंक्शन है। तो बच्चों जब लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा इन्फ्लेमेशन के नतीजा में, तो वो जो मसल फंक्शन है वो भी सही तरह से परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो मसल फटीग है इसकी जो है बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो इसके ट्रीटमेंट की तरफ देखते हैं। बच्चों मसल फटीग का ट्रीटमेंट क्या है? मसल फटीग जो है बच्चों ये रेस्ट से जो है वो इंप्रूव हो जाती है। जब आप देखें रेस्ट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एटीपी की जो कमी हुई है वो दोबारा से पूरी हो जाती है। उसके बाद बच्चों आपकी बॉडी के अंदर जो है अगर कोई मसल फाइबर डैमेज हो गया तो वो रिपेयर हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की पोर हैंडलिंग है तो आपकी बॉडी जो है उसको दोबारा से, जब एटीपी ज्यादा हो जाएगा तो कैल्शियम को दोबारा से वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाल के उसको दोबारा से जो है वो वेल मैनेज कर लेगी, ठीक है। तो बच्चों जब आप रेस्ट करते हैं तो इससे मसल फटीग जो है ये क्या हो जाता है, आमतौर पे बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर बच्चों ये सवीर रहता है, शदीद रहता है, तो इसके लिए आपको जो है बाकायदा डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ता है। इसके लिए जो है वो मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है, तिब्बी तवज्जो चाहिए होती है, डॉक्टर की अटेंशन आपको चाहिए होती है, आपको डॉक्टर को से कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों जो सेकंड मसल डिसऑर्डर है इसको बच्चों हम मसल क्रैम्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मसल क्रैम्प्स कहते हैं। बच्चों मसल क्रैम्प्स है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अचानक से, ठीक है, गैर इरादी तौर पर हमारी बॉडी के जो मसल्स है ना वो क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, ठीक है। बच्चों आए हम इसकी जो है बाकायदा डेफिनेशन देखते हैं। मसल क्रैम्प्स हैं ये क्या होते हैं? सडन, सडन से मुराद है अचानक, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब है गैर इरादी, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड ऑफन पेनफुल, और अक्सर दर्दनाक कॉन्ट्रैक्शंस, सुकड़ते हैं, ऑफ अ मसल, एक मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स या मसल्स का एक ग्रुप। बच्चों मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्ज करें बच्चों अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कोई एक सिंगल मसल जो है वो क्या किया है बच्चों, ठीक है, उसके अंदर जो है वो अगर कॉन्ट्रेक्शन आई है, ठीक है, तो अब वो एक मसल है। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ मसल, ग्रुप ऑफ मसल से क्या मुराद है बच्चों, अगर आप जो है वो हैमस्ट्रिंग्स को ले लें, हैमस्ट्रिंग्स जो है वो 3 मसल्स का एक ग्रुप है। इसी तरह बच्चों क्वाड्रिसेप्स जो है वो 4 मसल्स का एक ग्रुप है, ठीक है। तो अगर बच्चों इनके अंदर जो है वो क्या होता है, सडन, इनवॉलेंट्री और पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन होती है, तो बच्चों ये जो है ये हमारे पास ग्रुप ऑफ मसल्स है। तो मसल क्रैम्प्स में बच्चों क्या होता है, अचानक से, गैर इरादी, आपने याद रखना है, सडन, इनवॉलेंट्री, पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, सडन, इनवॉलेंट्री एंड ऑफन पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन, अचानक से, गैर इरादी और अक्सर दर्दनाक जो है मसल की कॉन्ट्रेक्शन होती है। वो एक मसल की भी हो सकती है, वो ग्रुप ऑफ मसल्स की भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। इसका ड्यूरेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अभी जो कॉन्ट्रेक्शन है बच्चों मुसलसल नहीं होती, ठीक है, ये कुछ सेकंड से लेकर, ठीक है, कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक जो है ये कॉन्ट्रेक्शन बाकी रह सकती है। बच्चों इसकी साइड से इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे होती है बच्चों, आमतौर पर जो है वो टांगों के अंदर, लेग्स के अंदर और फीट के अंदर होती है, ठीक है। टांगों के अंदर या पाँव के अंदर जो है ये हो सकती हैं बच्चों, जैसे कि जो है वो आपको मैंने इस फिगर से आपको नजर आ रहा है, ये मसल क्रैम्प जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये टांग के अंदर जो है वो जो काफ मसल, जो पिंडली के मसल्स हैं वहां पे बच्चों ये मसल क्रैम्प जो है वो हुआ है। मसल क्रैम्प से क्या मुराद है, सडन, इनवॉलेंट्री एंड ऑफन पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स। मतलब इसके कॉजेज क्या हैं? ध्यान देना, आपने कॉजेज को अच्छी तरह से याद रखना है। इसके कॉमन कॉजेज इंक्लूड डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। बच्चों अब अगर जो है वो आप इसको समझना चाहें कि हर कॉज के पीछे जो है वो वजह क्या है, पानी की कमी की वजह से जो है मसल क्रैम्प कैसे होता है, तो बच्चों इसके पीछे जो है वो एक डिटेल्ड आप एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लेवल से जो है वो ऊपर चली जाएंगी बातें, एफएससी के लेवल पे आपको ये चीजें जो है वो समझ नहीं आएंगी। तो मेरी आप लोगों से एडवाइस है कि आप लोग जो है वो इसको कॉजेज को जो है वो इसी तरह से याद रख लें। अलबत्ता कुछ जो है चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन जो है, डिहाइड्रेशन से, पानी की कमी की वजह से जो है वो क्या होता है बच्चों, पानी की कमी की वजह से मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। उसके बाद एन इम्बैलेंस ऑफ साल्ट्स, अगर बच्चों हमारी बॉडी के अंदर साल्ट्स जो है उनका तवाजुन बरकरार ना रहा है, साल्ट से क्या मुराद है, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया,
अगर इनका हमारी बॉडी के अंदर जितनी लेवल के अंदर ये चाहिए, अगर उतनी लेवल के अंदर ये मौजूद नहीं है, तो वैसे होगा क्या, हमारी बॉडी के अंदर मसल क्रैम्प्स होने के चांसेस जो हैं वो हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सडन इनवॉलेंट्री, ठीक है, और ऑफन पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन जो है वो मसल की हो सकती है। उसके बाद बच्चों मसल का ओवर यूज, ज्यादा इस्तेमाल और इंजरी ऑफ द मसल, या मसल में कहीं पे चोट लग गई है तो इसके नतीजा में भी मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। उसके अलावा बच्चों कुछ मेडिकेशंस, कुछ दवाइयों के नतीजा में भी मसल क्रैम्प्स होते हैं, लाइक डायोरेटिक्स। और जो डायरेटिक्स कहते हैं, ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि आमतौर पर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को दी जाती हैं ताकि उनमें ब्लड प्रेशर को कम किया जाए। अब ये दवाइयां ब्लड प्रेशर को कम कैसे करती हैं, ये ब्लड से इजाफी पानी जो है उसको यूरिन में डाल देती हैं और यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। डायरेटिक्स क्या होती हैं बच्चों, ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम कैसे करती हैं, ब्लड से इजाफी पानी को निकाल कर यूरिन में डालती हैं और यूरिन की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देती हैं। बच्चों आपको पता है कि जब यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो एक तो वाटर ज्यादा यूरिन के जरिए बाहर निकलेगा और दूसरा वाटर के साथ जो है वो सॉल्ट्स भी जो है वो यूरिन के जरिए बाहर निकलेंगे। तो डायरेटिक्स के नतीजा में बच्चों सॉल्ट्स का इम्बैलेंस भी हो सकता है और डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब इन दोनों के नतीजा में आपको पता है मसल क्रैम्प्स होते हैं, तो डायरेटिक्स जो है इसके इस्तेमाल से डिहाइड्रेशन भी होती है, इम्बैलेंस ऑफ सॉल्ट्स भी होता है और मसल क्रैम्प्स भी इनके नतीजा में हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, शुगर के बच्चों, जो शुगर की बीमारी है इसके अंदर क्या होता है, जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और डैमेज होने की वजह से मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। लिवर डिजीज बच्चों, जिगर की बीमारियों के नतीजा में। एंड नर्व डैमेज, नर्व डैमेज से मुराद है कि वो नर्व जो कि मसल तक पैगाम लेके आ रही है कि आपने अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर वो नर्व डैमेज हो गई है बच्चों तो उस मसल तक जो है वो पैगाम आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन का, तो वो एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो चला जाता है। ठीक है, उसके बाद वो रिलैक्स नहीं करता। तो बच्चों इसके कॉजेज आपने याद रखने क्या है, डिहाइड्रेशन है, उसके बाद इम्बैलेंस है सॉल्ट्स की इम्बैलेंस हो जाए, आप किसी मसल का ओवर यूज करें या उसमें इंजरी हो जाए, कोई सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि डायरेटिक्स, उसके बाद कुछ बीमारियां जैसे कि बच्चों डायबिटीज हो गई, जैसे कि लिवर डिजीज हो, जैसे कि नर्व डैमेज, तो आपने इसके कॉजेज याद रखनी है, ये मसल क्रैम्प्स के कॉजेज हैं। जो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मसल क्रैम्प से रिलीफ हासिल करने के लिए, इससे सुकून हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, जेंटली स्ट्रेच करना है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, इसकी साइड मैंने आपको बताइए लेग और फीट के अंदर होती है, तो आपने लेग और फीट की क्या करनी है बच्चों, स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्ट्रेचिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि आपने स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। अपने टांगों को जो है बच्चों वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट रख के जो है वो इस तरह से इस पोजीशन के अंदर आपने स्ट्रेचिंग करनी है अगर मसल क्रैम्प्स हो गए हैं। उसके बाद बच्चों इसका अगला तरीका क्या है, एंड मसाज द अफेक्टेड मसल। और बच्चों जिस मसल के अंदर क्रैम्प पड़ा है, जिस मसल के अंदर जो है वो पेनफुल सडन पेनफुल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हुई है बच्चों, आपने उसकी मसाज करनी है। ठीक है बच्चों, मसाज के नतीजा में क्या होता है, मसाज के बच्चों नतीजा में होता यह है कि वो जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन देखिए हुई क्यों है, क्योंकि मायोसिन के हेड्स जो हैं वो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स के साथ अटैच हो गए हैं, अब वो अलग नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब बच्चों जब आप क्या करते हैं, ऊपर से मसाज करते हैं तो उसके नतीजा में वो जो मायोसिन के हेड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। मसाज के नतीजा में मसल क्रैम्प जो है इसको बच्चों जो है वो इससे रिलीफ हासिल किया जा सकता है। उसके बाद अप्लाइंग हीट और कोल्ड टू द एरिया। बच्चों जहां पे मसल क्रैम्प हुआ है वहां पे आपने क्या करना है, हीट अप्लाई करनी है, कोल्ड अप्लाई करना है। हीट और कोल्ड से क्या मुराद है बच्चों, हीट जो है वो आप ठीक है किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या करें, किसी कपड़े को जो है वो गर्म करके थोड़ा सा, ठीक है, कपड़े को गर्म कैसे करना है आपने, आप चूल्हे के ऊपर जो है ठीक है वो कोई बर्तन रखें जो कि आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो गर्म हो। ठीक है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा कपड़ा जो है उसको गर्म कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा बच्चों आपके पास ऑप्शन ये है कि आप गर्म पानी के अंदर किसी कपड़े को भिगो लें। ठीक है, उससे भी आप जो है वो गर्म पट्टी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कोल्ड आपने कैसे अप्लाई करना है, ठंडे पानी की पट्टियां जो है जहां पे मसल क्रैम्प हुआ है वहां पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ये कुछ तरीकेकार है जिसकी वजह से आपने हीट या कोल्ड उस जगह पे अप्लाई करनी है जहां पे मसल क्रैम्प जो है वो हुआ है। अब जो आमतौर पे जो है वो हीट अप्लाई की जाती है, हीट क्यों अप्लाई की जाती है, ताकि बच्चों जब हीट अप्लाई की जाएगी ना तो वहां पे विजोडाइलेशन होगी। क्या होगी, विजोडाइलेशन। विजोडाइलेशन से मुराद है वहां पे ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगे, ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगे तो ब्लड का फ्लो वहां पे बेहतर होगा और मसल क्रैम्प जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोल्ड बच्चों आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, कोल्ड जो है ठंडे पानी की आपने पट्टियां जो है मसल क्रैम्प की उस जगह पे करनी है। अगर मसल क्रैम्प जो है वो किसी चोट की वजह से हुआ है, किसी इंजरी की वजह से हुआ है, ठीक है, तब जो है वो कोल्ड अप्लाई किया जाता है मसल क्रैम्प के एरिया के ऊपर। उसके बाद बच्चों आप ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दर्द से जो है वो निजात मिले। इसमें पेन किलर्स जो हैं वो बहुत ही मुफीद होती हैं, आप पेन किलर्स का यूज जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर्स की एडवाइस से। ठीक है,
तो ये बच्चों इसके ट्रीटमेंट के कुछ ऑप्शन जो हैं वो आपने पढ़ लिए हैं, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके अलावा बच्चों इसका एक जो तरीका है वो होता है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जो है बच्चों ये मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। पानी के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसको डिजोल्व किया जाता है और इसके अंदर बच्चों, ठीक है, फिर अगर पाँव फर्ज देने टांग के अंदर जो है, इस पाँव के अंदर जो है वो क्या हुआ है, मसल क्रैम्प हुआ है, तो पाँव को जो है वो पानी के अंदर आप क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, तो इससे भी बच्चों आपको जो है वो राहत मिलती है। उसके बाद बच्चों जो आखिर में हमारा मसल डिसऑर्डर है वो है टेटनी। बच्चों जो टेटनिंग है ना, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर भी मसल की जो है वो इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब मसल क्रैम्प और टेटनिक के अंदर फर्क क्या है, मसल क्रैम्प के अंदर भी मसल की जो है वो इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है, टेटनिक के अंदर भी होती है। बच्चों इनके कॉज का फर्क है। मसल क्रैम्प जो है वो किस वजह से होता है बच्चों, मसल क्रैम्प्स की जो है वो हमने वजूहात देखी है मसल क्रैम्प्स की, आप यहाँ पे जो है वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी इसकी जो है वो डिटेल कॉजेज हैं, होपफुली आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। अब जो टेटनी के कॉजेज क्या है, टेटनी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम के लेवल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब स्टूडेंट्स जब कैल्शियम का लेवल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कम होता है तो इससे टेटनी किस तरह से होती है, आए हम इसको जो है वो स्लाइड से समझते हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है। बच्चों एक न्यूरॉन जो है, एक न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है। अब इस न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों आपको एक दरवाजा नजर आ रहा है, इसको हम सोडियम चैनल कहते हैं। अब जो होता ये है कि जैसे ही ये जो न्यूरॉन है, जब इसने पैगाम को लेकर आना है कहाँ तक, इस मसल तक इसने पैगाम को लेकर आना है, तो ये कैसे लेकर आता है बच्चों, ये इस तरह से लेकर आता है कि इसके बाहर जो है वो सोडियम आयंस जो है वो मौजूद होते हैं। अब सोडियम आयंस बच्चों जब इन चैनल्स के जरिए जो है वो बाहर जाते हैं तो इसके अंदर से करंट फ्लो करता है, और वो जो करंट है बच्चों वो फिर मसल के पास जाता है, जिसके नतीजा में जो मसल है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ये जो कैल्शियम आयंस हैं स्टूडेंट्स, ये क्या काम करते हैं, कैल्शियम आयंस जो हैं वो इस गेट की जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस गेट को जो है वो रेगुलेट करते हैं, सोडियम के इस गेट के फ्लो को जो है वो रेगुलेट करते हैं। अब बच्चों ज्यादा सोडियम आयंस जो हैं वो यहाँ से फ्लो ना करें, इस बात को भी कैल्शियम आयंस यकीनी बनाते हैं। तो जब मसल ने जो है वो एक रिलैक्स कंडीशन के अंदर है तब भी यहाँ से सोडियम आयंस जो है वो फ्लो ना करें, इस बात को भी कैल्शियम आयंस जो है वो यकीनी बनाते हैं। अब अगर बॉडी के अंदर जो है वो कैल्शियम का कमी हो जाती है, कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ये जो गेट है बच्चों, इससे सोडियम आयंस हैं वो मुसलसल क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, जिसकी वजह से मुसलसल मसल को जो है वो करंट जाता रहता है, पैगाम जाता रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करें कॉन्ट्रैक्ट करें। और बच्चों मसल क्या करता है, वो एक इनवॉलेंटरी स्पैज्म के अंदर चला जाता है। स्पैज्म का मतलब होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल जो है वो गैर इरादी तौर पर क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे टेटनी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब यह है कि कैल्शियम का लेवल कम होना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी कॉज भी समझ आ गई होगी कि जो कैल्शियम है बच्चों, ये इस न्यूरॉन के अंदर मौजूद ये जो सोडियम चैनल्स हैं इनको रेगुलेट करते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो सोडियम चैनल्स की रेगुलेशन नहीं होती और यहाँ से मुसलसल सोडियम आयंस गुजरते हैं, जिसकी वजह से मसल तक पैगाम जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट करें, और मसल जो है वो एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर चला जाता है। तो टेटनिंग की डेफिनेशन देखें, टेटनिंग इज अ कंडीशन, टेटनिंग ऐसी कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसकी पहचान की जाती है इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, गैर इरादी मसल कॉन्ट्रैक्शन से। मतलब यहाँ पर भी हम नहीं चाह रहे होते कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन हमारे मसल खुद ब खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब जो इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, स्पैज्म। स्पैज्म का क्या मतलब है, इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो बड़ा लफ्ज है इसके ऑल्टरनेटिवली अगर हमने एक लफ्ज इस्तेमाल करना हो तो उसे हम स्पैज्म कहते हैं। तो टेटनिक ऐसी हालत है जिसमें हमारे मसल जो है वो गैर इरादी तौर पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं हमारे मसल में स्पैज्म आ जाता है। क्यों आता है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड मसल टोन। बच्चों मसल टोन के अंदर ज्यादा होने की वजह से एंड हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व्स, और नर्व्स की जरूरत से ज्यादा एक्साइट होने की वजह से। बच्चों हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, एक्साइटेबिलिटी से क्या मुराद है बच्चों, यहाँ पे देखें होता यह है कि जब सोडियम आयंस जो हैं वो इससे पास करते हैं तो ये जो नर्व है ना ये एक्साइट होती है। क्या होती है, हम कहते हैं क्या हो गई कि एक्साइट हो गई, क्योंकि इसके अंदर से अब करंट जो है वो पास करने लग गया। जैसे सोडियम आयंस पास करते हैं तो करंट जो है वो इसके अंदर से गुजरता है, हम कहते हैं एक्साइट हो गई है। लेकिन जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो सोडियम आयन जो है वो इससे जरूरत से ज्यादा पास कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एक्साइटेशन है ये नॉर्मल से भी ज्यादा हो जाती है। इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हाइपर एक्साइटेबिलिटी। क्या इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, हाइपर एक्साइटेबिलिटी। तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स की बच्चों आपको समझ आ गई कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स के नतीजा में जो है वो टेटनिंग कैसे होता है। अब इसको देखें, इंक्रीज मसल टोन। बच्चों मसल टोन क्या होती है, यहाँ पे देखें मसल टोन जो है इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से करते हैं, टेंशन इन अ मसल एट रेस्ट। जब बच्चों एक मसल जो है वो रेस्ट पे है तो उसके अंदर जो तनाव की कैफियत होती है उसको आप मसल टोन कहते हैं। अब बच्चों जब एक मसल को पीछे से हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स की वजह से मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट होने का पैगाम मिल रहा है तो बच्चों वो एक तनाव की कैफियत में, एक स्ट्रेच की कैफियत के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो तनाव की कैफियत है वो ज्यादा हो जाती है, उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो टेटनी एक ऐसी कंडीशन है
ठीक है, जिसमें क्या होता है मसल जो है वो गैर इरादी तौर पर सिकुड़ता है या स्पैज्म होते हैं। क्यों? ज्यादा मसल टोन की वजह से या हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स की वजह से। अब बच्चे कॉन्ट्रैक्शन जो है कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकते हैं, जैसे कि हाथों के अंदर हो सकते हैं, फीट पाँव के अंदर हो सकते हैं, चेहरे के अंदर हो सकते हैं, या लैरिंक्स के अंदर हो सकते हैं। लैरिंक्स बच्चों वॉइस बॉक्स को कहते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, जब टेटनी होते हैं तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हाथ जो है वो इस तरह से अंदर की तरफ जो है वो मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये टेटनी के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें, ये फीट के अंदर टेटनी आपको नजर आ रही है, टांगे जो है वो किस तरह से आपको जो है वो मुड़ी हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, ये टेटनी की वजह से है। उसके बाद बच्चों लैरिंक्स के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया लैरिंक्स ये वॉइस बॉक्स को कहते हैं। इसके अंदर स्मूथ मसल्स के वोकल कॉर्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं। जब बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होती है, ठीक है, तो इससे जो है लैरिंक्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन को, या लैरिंक्स के अंदर जो है वो जब टेटनिंग होती है तो उसको हम जो है वो लेरिंगोस्पैज्म कहते हैं। इसके अंदर लैरिंक्स के मसल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन के स्टेट के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो टेटनिंग है ये फेस के अंदर हुई है और फेशियल मसल जो है वो क्या कर गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं। ठीक है, अब जिसके कॉजेज क्या है यहाँ पे देखें, द मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो टेटनिक का, वो सबसे कॉमन कॉज मैंने आपको बताया वो क्या है, हाइपोकैल्सीमिया है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड के अंदर बच्चों कैल्शियम जब कम हो जाएगा तो उससे टेटनिंग होगी। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम किन वजह से होता है बच्चों, अब हाइपोकैल्सीमिया की भी आगे से कॉजेज हैं। क्यों होता है बच्चों? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। हमारी बॉडी के अंदर बच्चों आपको पता है कि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। आपने सुना है ना, विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, और आपने ये भी सुना है कि कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो बच्चों कैल्शियम जो है वो हड्डियों के अंदर डिपॉजिट होकर हड्डियों को मजबूत बनाता है, और विटामिन डी क्या करता है, ये हमारी इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जाहिर सी बात है, जब हमारी इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा आएगा, वो कैल्शियम जब ज्यादा हड्डियों के अंदर जाएगा तो उससे हड्डियां जो है वो क्या होंगी, मजबूत होंगी। ठीक है, तो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चों कैल्शियम जो है वो क्या होता है, वो इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड के अंदर जो है वो नहीं आता। इंटेस्टाइन से कैसे ब्लड के अंदर आएगा बच्चों? आपको पता है, अगर हम कोई खुराक खा रहे हैं, उस खुराक के अंदर कैल्शियम मौजूद है, तो विटामिन डी उस खुराक से कैल्शियम को निकालकर ब्लड में डालता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो वो जो कैल्शियम है वो अब्सॉर्ब नहीं होगा, रीनल फेलियर। बच्चों ध्यान में रखें, जो विटामिन डी जो है जो हम खाते हैं, या सूर्य, आपने ये भी सुना होगा कि विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी जो है वो खुद भी तैयार करती है जब आप सूरज की रोशनी में बैठते हैं। ठीक है, तो बच्चों सूरज की रोशनी में बैठने के नतीजे में जो विटामिन डी बनता है, या वो विटामिन डी जो आप खाते हैं, ये इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिव करने के लिए आपके लिवर और बच्चों आपकी किडनी, ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लिवर और किडनी। अगर बच्चों किसी शख्स की जो है वो किडनी फेलियर हो गया, किडनी उसके काम नहीं कर रही, तो वो विटामिन डी को एक्टिव कर ही नहीं पाएगी। मतलब विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर है लेकिन वो एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं है, वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। और इनएक्टिव विटामिन डी आपको पता है कि बच्चों वो जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो भी नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे थायराइड डिसऑर्डर्स हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लैंड होता है, इसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इसको आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा। थायराइड ग्लैंड बच्चों, ये इसका आगे की तरफ से आपको फ्रंट व्यू नजर आ रहा है, इसका बैक व्यू नजर आ रहा है। इसके बैक साइड में बच्चों यहाँ पे चार छोटे छोटे से ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं। अब बच्चों इन ग्लैंड्स के अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, और पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। ये आपने मैट्रिक के अंदर अगर पढ़े हैं तो आपके जहन में होगा, अगर आपके जहन में नहीं है तो आप इसको सेकंड ईयर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। अब बच्चे जो हार्मोन्स है ना जो कि इन ग्लैंड से निकलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के जो है वो रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम के लेवल को बरकरार रखते हैं। अगर बच्चों इनके अंदर कोई खराबी आ जाए तो कैल्शियम का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो जहन में रखना है, हाइपोकैल्सीमिया किन वजूहात की वजह से हो सकता है। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, रीनल फेलियर की वजह से, थायराइड डिसऑर्डर्स की वजह से। इसके अलावा टेटनी जो है बच्चों वो कुछ दूसरे सॉल्ट्स के अंदर इम्बैलेंस की वजह से, दूसरे सॉल्ट्स के अंदर बच्चों तवाजुन जब खराब होता है तो उसकी वजह से भी टेटनी हो सकती है, जैसे कि लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम इन ब्लड। बच्चों मैग्नीशियम जो है ये थायराइड ग्लैंड को, पैराथायरॉयड ग्लैंड को काम करने के लिए जो है वो जरूरी है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इसको काम करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। अगर बच्चों मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। और बच्चों जब पैराथॉर्मोन रिलीज नहीं होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है पैराथॉर्मोन, वो रिलीज नहीं होगा, तो बच्चों कैल्शियम का जो लेवल है ये भी मेंटेन नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, वो भी जो है वो टेटनी करवाने का एक सबब बन सकती है। उसके बाद बच्चों इसका इलाज क्या है? देखें, इसका इलाज जो है आपने वही करना है कि जिस जिस वजह से टेटनी हो रही है आपने उस वजह को जो है वो ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट फॉर टेटनी डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज, जो इसके नीचे की वजह है बच्चों आपने उसका जो है वो इलाज करना है, उस पर इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। इसके देखें इसकी वजह क्या है, हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है। जिस केस में आपने क्या करना है, आपने उन कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल करना है। कैसे करना है, यहाँ पे देखें, इफ टेटनी इज काज्ड बाय सॉल्ट्स इम्बैलेंसेस,
अगर टेटनी जो है बच्चों वो सॉल्ट इम्बैलेंस से मुराद क्या है, यहाँ पे कैल्शियम या मैग्नीशियम के तवाजुन में खराबी की वजह से अगर टेटनी हो रही है तो ट्रीटमेंट में क्या शामिल होगा, आप कैल्शियम या मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स देंगे, मतलब ऐसी खुराक देंगे जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, या ऐसी गोलियां देंगे, ठीक है, ऐसी टैबलेट्स देंगे जिनके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम मौजूद है, ठीक है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट से क्या मुराद है, ठीक है, मुंह के जरिए ऐसी खुराक लेना या ऐसी दवाई लेना जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम ज्यादा है। और इंट्रावीनस फ्लूइड या बच्चों वेन के अंदर क्या करेंगे, आप ऐसा फ्लूइड लगाएंगे जिस फ्लूइड के अंदर जो है वो क्या है, कैल्शियम मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये फ्लूइड है कैल्शियम, ऐसे ग्लूकोनोइड कहते हैं। बच्चों ये जो फ्लूइड है इसको आप वेन के जरिए जब जिस्म के अंदर एंटर करते हैं ना तो इसे कहते हैं इंट्रावीनस फ्लूइड, वेन के जरिए किसी फ्लूइड को जिस्म के अंदर दाखिल करना। अब बच्चे किया क्यों जाता है, टू रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट से मुराद यहाँ पे क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो आइंस है ना, इन्हीं के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, कैल्शियम और आयन मैग्नीशियम का बैलेंस है, इसको दोबारा से बहाल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी जो है वो बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेटनी और एक और बीमारी टेटनस के अंदर डिफरेंस को जो है वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।